बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 11 मार्च पाकिस्तान में बुध की शाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 11 मार्च पाकिस्तान में बुध की शाम और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 102। आज के व्लॉग में बहुत सारी अहम खबरें हैं, जैसा कि जंग की सूरत हाल यकसर तब्दील हो रही है। ईरान पहले से भी एग्रेसिव हो रहा है, मतलब जब से उनके नए सुप्रीम लीडर आए हैं ईरान ने कुछ ऐसे ऐलानात किए हैं जिसके बाद खलीजी ममालिक के अंदर रहने वाले लोगों के लिए ज़िंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने एक तो कहा कि ऐसा कोई भी बैंक या ऐसा कोई भी सेंटर या कोई भी कंपनी, जैसे अमेजॉन है, दूसरी कंपनीज हैं जिनका कुछ भी अमेरिका से लेना देना है और वो इन मुल्कों के अंदर कहीं पर भी है, हम उन पर हमले करने जा रहे हैं। बड़ा ऐलान किया। उसके साथ ही साथ आपको कल हमने थोड़ी सी एक फुटेज दिखाई थी कि दुबई एयरपोर्ट के ऊपर कुछ फ़्लाइट्स शुरू हुई और लोग इकट्ठे हुए जाने के लिए। उन्होंने आज फिर 2 ड्रोन एयरपोर्ट के ऊपर मारे, सब कुछ फिर बंद हो गया। इसके साथ ही साथ जो स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोगों को हैरान ही किए जा रहे हैं। वो वाहिद हैं यूरोप के अंदर जो दबा कर खड़े हुए हैं सदर ट्रंप के खिलाफ, और अब उन्होंने स्पेनिश जो एम्बेसडर थे इसराइल के अंदर उनको वापस कॉल कर लिया है। इसके साथ ही साथ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने भी तगड़ी स्टेटमेंट दी है और उसके साथ साथ इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने भी हैरानकुन स्टेटमेंट दी, हालांकि उनको सदर ट्रंप के करीब समझा जाता है। जो अमरीकी सेनेटर्स हैं वो भी हाथ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं और गुस्से में नजर आ रहे हैं कि सदर ट्रंप ने हमें कहां फंसा दिया है। उसके साथ ही साथ एक और बहुत ही बड़ा स्कैंडल, मुझे लगता है कि आपको शर्मिंदगी भी होगी, आपका दिल भी टूटेगा और आपको गुस्सा भी आएगा। वो ये है कि अब पाकिस्तानी हुकूमत ने पाकिस्तान के जो मेहनत कश हैं, लेबर हैं, जो सऊदी अरब के अंदर 25 से 27 लाख हैं, कुछ लोग कहते हैं 20 हैं, लेकिन मोहतात अंदाज़ा ये है कि 25 से 27 लाख हैं, उनको गिरवी रखने का फैसला किया है। जी हाँ, हबीब अकरम साहब की ये स्टोरी है। अब ये 27 लाख मजदूर गिरवी रखकर और पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो सऊदी अरब से कर्जा लेने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही साथ माजी के मारूफ और हाल के बदनामे ज़माना टीवी एंकर तलत हुसैन, उन्होंने अपने बेटे को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो इस वक्त बांग्लादेश के खिलाफ खेल रही है उसमें शामिल करवाया, या वो बेटा शामिल हुआ खुद से। और अब सोशल मीडिया के ऊपर आग लगी हुई है क्योंकि वो बच्चा 4 स्कोर करके आउट हो गया और 4 ही बहुत ही टैलेंटेड जो ऐसे बच्चे थे जिनको टीम में होना चाहिए था, उनकी बजाय इनको शामिल किया गया है। इस वजह से इस वक्त सोशल मीडिया पर भी आग लगी हुई है। ये भी और भी बहुत कुछ जो इस व्लॉग के अंदर शामिल करेंगे, लेकिन पहले ज़रा आज जो बेहतरीन बैटिंग की है एतजाज़ एहसन साहब ने, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे वहाँ पर इमरान खान साहब का केस लड़ने के लिए, और जस्टिस डोगर के सामने वो अपीयर हुए और उन्होंने जस्टिस डोगर को बताया कि एक अजीब ही, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा ड्रामा देख रहा हूँ कि मैं इमरान खान का वकील बनना चाहता हूँ, वकालतनामा लेकर फिर रहा हूँ और मुझे कोई अडयाला के ना करीब जाने देता है ना साइन करवाने देता है। तो उस पर जस्टिस डोगर ने कहा कि नहीं, मैं इसका इंतज़ाम करता हूँ। फिर बहरहाल उन्होंने उस केस के अंदर जिसमें एतजाज़ एहसन साहब जो हैं वो वकालत करना चाहते हैं उसकी तारीख डाल दी, लेकिन अदालत के अंदर कोई तारीख नहीं दी। जो कार्रवाई पहले करते होते हैं जस्टिस डोगर, वही कार्रवाई आज उन्होंने डाली कि अभी सलमान सफदर जो इमरान खान के वकील हैं और दूसरे वकला बात कर रहे थे कि जस्टिस डोगर अदालत से उठ के चले गए, लेकिन आज एतजाज़ एहसन गए हुए थे। आपको पता है कि वो, उन्हें इस वक्त आप बाबा वकालत भी कह सकते हैं, सभी उनका एहतराम करते हैं। वो फिर दूसरे वकला के साथ जस्टिस डोगर के ऑफिस में चले गए। वहाँ पर उन्होंने एक लंबी मीटिंग की। पहले उन्हें इंतज़ार तो करना पड़ा। आपको पता है कि एतजाज़ एहसन साहब की तकरीबन 80 साल उम्र है, इस वक्त बीमार भी हैं वो, और बड़ी हिम्मत करके आए और बड़ी हिम्मत करके वहाँ पर वो बैठे रहे। जिस बीमारी में वो मुब्तला हैं, इतना लंबा अरसा वहाँ उनके लिए बैठना भी मुश्किल है, लेकिन उनकी इमरान खान के साथ न्याज़बंदी भी है, दोस्ती भी है। वैसे भी आपको पता है कि असूल पर खड़े होने वाले इंसान हैं वो। तो उन्होंने फिर जस्टिस डोगर से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने टीवी रिपोर्टर्स को और सबको बताया कि हाई कोर्ट खुद से ऐलान करेगी जो उनकी बातचीत हुई है जस्टिस डोगर से, लेकिन ये उन्होंने बता दिया कि ईद के बाद की गालिबन तारीख मिलेगी। तो वो जो कहा जा रहा था कि ईद से पहले इमरान खान बाहर आ जाएंगे, वो चीज़ तो अब होती हुई नज़र नहीं आ रही। बात यही है कि इमरान खान को अंदर ही फ़िलहाल रखना है, लेकिन कम अज़ कम अब ये है कि वो जो लामतनाही किस्म की डेट्स होती थी कि तारीख ही नहीं मिलती थी
6 महीने के लिए गायब कर देते थे। अब एतजाज़ अहसन साहब के जाने के बाद कम अज़ कम ये वादा हुआ है कि ईद से पहले या ईद के बाद, और ज़्यादा इसके अंदर अंदाज़ा सभी का यही है कि ईद के बाद की डेट लगाई जाएगी और एतजाज़ अहसन साहब का तब तक वकालतनामा भी हो जाएगा और उन्हें पेश भी होने दिया जाएगा इस केस के अंदर, और वो इसको आर्गू करेंगे और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। क्योंकि एतजाज़ अहसन साहब ने कहा है कि जो इस वक्त की सूरत हाल है, इमरान खान की ज़मानत होना जो है वो अब बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने अपना पर्सनल भी इसके अंदर जो उनका ओपिनियन है, फीलिंग्स हैं, वो शामिल की। उन्होंने कहा मुझे बहुत ही दुख हुआ है इमरान खान की आंख का जो मसला है और ये जो हुकूमत जिस तरीके से जुल्म कर रही है और उनका ट्रीटमेंट नहीं करवा रही। इसके साथ ही साथ इमरान खान की हमशीरा उस्मा खानम साहबा की तरफ से जस्टिस जो बैरिस्टर साहबान हैं, जो वकला हैं, उनमें उज़ैर भंडारी साहब हैं और समीर खोसा, उन्होंने भी एक एप्लीकेशन दी हुई थी। उस पर अदालत ने कुछ एतराज़ात लगाए और उन्होंने 1 हफ़्ता ले लिया। ये मुझे नहीं समझ आई 1 हफ़्ता क्यों लिया गया। शायद ये भी ईद के बाद ही लगेगी एप्लीकेशन, इसलिए हफ़्ता लिया गया, मुझे इस बात का नहीं पता। क्योंकि कल आपको पता है खोसा साहब ने 2 दिन लिए थे, आज इन्होंने 1 हफ़्ता ले लिया। तो अमूमी तौर पर जो एतराज़ात होते हैं वो तो सेम डे या तो रिमूव करवा लिए जाते हैं या अगले दिन। ये 1 हफ़्ते की मुझे फ़िलहाल समझ नहीं आई, लेकिन जाहिर है थोड़ा वेट करते हैं, वकला इस पर बात करें कि क्यों इतना टाइम इमरान खान के केसेस के अंदर ज़ाया किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि उज़ैर भंडारी बहुत ही काबिल, प्रोफेशनल और बेहतरीन वकील है। तो अभी तक हमारी समझ में नहीं है कि ये इतना लंबा वक्त वहाँ से क्यों लिया गया। तो ये सूरत हाल है। फ़िलहाल आज इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई अदर दैन दिस, जिसमें एतजाज़ एहसन साहब के आने से कम अज़ कम ये एक उम्मीद बंदी है कि अब वो तारीख वक्त पर लग जाएगी या जल्दी लग जाएगी। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो एक शर्मनाक स्कैंडल है पाकिस्तान की तारीख का। मेरा ख्याल चंद जो शर्मनाक स्कैंडल होंगे उनमें से एक हबीब अकरम साहब ने खबर दी है। उन्होंने तो एक अमूमी खबर दी है, लेकिन हमने जब उस खबर को परखा है तो हमें लगा है कि ये तो शायद पाकिस्तान का पिछले 40-50 सालों में जो टॉप 5 या टॉप 3 स्कैंडल होंगे शर्मनाक, उनमें से एक है। पाकिस्तान आपको पता है कि यूएई से, सऊदी अरब से कर्जे लेता रहता है, फिर वापस नहीं करता, जो इनके अल्ले तल्ले काम है। पिछले दिनों में शहबाज राणा की स्टोरी थी कि हर रोज़ 56 अरब रुपया, 56 बिलियन रुपीस जो हैं वो पाकिस्तान तकरीबन एवरी डे जो उसकी एवरेज बन रही है उसके हिसाब से कर्जा ले रहा था। ये एक्सप्रेस के अंदर शहबाज राणा साहब की स्टोरी थी। अब आपको ये भी याद होगा कि यूएई ने तो ये कह दिया था कि आपको जो कर्ज दिया था वो अब बगैर किसी गारंटी के नहीं होगा। तो उसके लिए फिर फौजी फाउंडेशन के $1 अरब के उनको जो शेयर्स थे वो बेचे गए थे या देने का फैसला किया गया था। आपको ये ऐलान याद होगा, उस पर भी हमने खूब तनकीद की थी, सभी ने की थी, हमने नहीं, सभी अक्रॉस द बोर्ड आप ये कहिए कि सभी ने तकरीबन उस फैसले के ऊपर तनकीद की थी। अब सऊदी अरब जो है उससे पाकिस्तान मजीद पैसे मांग रहा है। एक तो आपको पता ही है कि जंग वाला सारा चक्कर और जो दिफाई मुआहदा है उस चक्कर में पाकिस्तान उनसे पैसे मांग रहा है कि वो इस वक्त जंग में फंसे हुए हैं, और हमारे हाफिज़ साहब ने वहाँ जाके हाथ फैला दिया है और पीछे से शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने भी उन्हें कह दिया कि हमें 5 अरब का तेल दे दें और 5 अरब कर्जे में दे दें, जो आप वो दिए हुए हैं उन्होंने, लेकिन वो कहा कि वो 10 साल तक हमारे पास ही रख लें, मतलब वो हमसे वापस ना लें। और उसमें आपके लिए हैरानी होगी कि जो गारंटी दी जा रही है, जो गिरवी रखा जा रहा है, वो कोई असासा नहीं है बल्कि पाकिस्तान के मजदूर हैं। इस वक्त सऊदी अरब में पाकिस्तान के 25 से 27 लाख के करीब मजदूर हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं 20 लाख हैं, लेकिन हमने जो रिसर्च की है उसमें ये 25 लाख एक सेफ फिगर होगा कि 25 लाख से कोई 2 लाख ऊपर या 2 लाख नीचे इतने मजदूर सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान के हैं। अब सऊदी अरब के अंदर आपको याद होगा जब प्रिंस और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए थे, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने उनसे एक ही गुजारिश की थी और कहा था कि मेरे मुल्क के मेहनतकश जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं मज़दूर, वो आपके पास वहाँ होते हैं, आप हमारे भाई हैं, मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि उनसे अच्छा सलूक करें। वहाँ पर जो वहाँ पर जेलों में कैद हैं उनको रिहाई दे दें। वो बड़े गरीब लोग हैं, अपने पूरे ख़ानदान इधर से छोड़ के वहाँ पर मजदूरी करने जाते हैं और मेरे वो बड़े दिल के करीब हैं। जी हाँ, एक हुकूमत वो थी जिसको इमरान खान चला रहे थे और एक हुकूमत आज है जिसने सऊदी अरब को ये कहा है कि हमें आप कर्जा दे दें, अगर हम कर्जा ना वापस कर सके तो ये हमारे जो 25 लाख लोग आपके पास मजदूरी कर रहे हैं आप इनके पैसों में से काट लीजिएगा, या ये आप ही के पास है हमारे लोग, तो आप इसमें से पूरे कर लीजिएगा। मुझे पता है आपको ये सुनते हुए शर्म आ रही होगी ये बात कि कोई मुल्क इस लेवल तक भी गिर सकता है। ये हबीब अकरम साहब की स्टोरी है कि अब ये मतलब एग्जैक्टली उनके अल्फाज ये नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने तो ये कहा है कि अब इनकी आप एक किस्म का आप यही समझ लीजिए कि इन बेचारों को, गिरवी का लफ्ज़ तो उनका नहीं, लेकिन इनकी गारंटी दे के या इनको दिखा के जो हुकूमत पाकिस्तान है वो पैसे ले रही है। ये जो 25 लाख लोग हैं ये तकरीबन
माहाना जो है वो 8 करोड़ डॉलर जो हैं वो सऊदी अरब से वापस लाते हैं। इतने ही पैसे तकरीबन यूएई से आते हैं। फरवरी में थोड़े कम आए हैं, फरवरी में सऊदी अरब से आए हैं कोई 68 करोड़ जो है वो तकरीबन आप ये कह लीजिए, और यूएई से आए हैं तकरीबन 70 करोड़। तो 68 एंड 70, तो यूएई से फरवरी के महीने में 2 करोड़ डॉलर ज़्यादा आए हैं। लेकिन अमूमी तौर पे सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं और 80 जो करोड़ हैं पाकिस्तान में हर महीने वहाँ से आ जाते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ये सऊदी अरब से कितने पैसे आएंगे। तकरीबन आप 12 महीने में आप कह लीजिए कि सेफली 10 बिलियन डॉलर तकरीबन रफली पाकिस्तान को सऊदी अरब से जो मज़दूर हैं वो सख्त गर्मी में जो हालात है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जिन हालात में वो वहाँ पर मजदूरियाँ करते हैं वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को लगता है कि किसी ने मतलब किसी को लगता है किसी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है या बहुत मुश्किल काम करता है, तो वो सऊदी अरब, इन गल्फ़ ममालिक जितने भी हैं वहाँ पर जाके जो पाकिस्तानी मजदूरी कर रहे हैं उनको ज़रा एक दफ़ा देख लें। अगर किसी को अपनी ज़िंदगी मुश्किल लगती है ना, तो मैं उनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी ये जिन जगहों पर जाके मजदूरी करते हैं, जिन हालात में करते हैं, ये अपने बीवी बच्चों का हक हलाल की कमाई करके पेट पालते हैं, आप ज़रा जाके इनके हालात देख लें एक दफ़ा। मैं कहूँगा कि ये असल में अल्लाह के दोस्त हैं। ये वो मज़दूर हैं जिनको अल्लाह ने अपना दोस्त कहा हुआ है। ये अपनी जान जोखों में डाल के, अपने घर वालों के पीछे आंसू छोड़ के, सिसकियाँ छोड़ के वहाँ सहरा के अंदर मुश्किल तरीन हालात के अंदर मजदूरी करते हैं। और अब ये बेशरम गवर्नमेंट इनको भी कोलेट्रल के तौर पर रख रही है, इनको भी गिरवी रख रही है, इनको भी कह रही है कि इनको रख के हमें पैसे दे दें, मतलब ये हमारे लोग आपके पास हैं, हमें पैसे दे दें, अगर हमने वापस ना किए तो ये है ना आपके पास। आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, या इसके ऊपर मुझे तो समझ नहीं आती कि इसके पीछे क्या मंतक है। मतलब लॉजिकली अगर आप कहें फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर तो समझ आती है कि हमारी इतनी लेबर आपके पास है, लेकिन कुछ आप हया करते हैं, ये जीते जागते इंसान हैं, ये क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी। कुछ चीज़ें ऑप्टिक्स वाइज अच्छी नहीं होती, सऊदी अरब क्या सोचेगा, बाकी दुनिया क्या सोचेगी। लेकिन चले बहरहाल ये तो इन्होंने करना ही करना है। अब दूसरी तरफ एक नया और ऐलान कर दिया गया है। मुन्ना मुनीब, उसने एक ट्वीट कर दिया आज, ये भी खबर दे दें फिर ज़रा जंग की तरफ चलते हैं। उन्होंने, मुन्ना मुनीब ने कहा है कि फ़ौजी तैनातियों के ऊपर लोगों ने सोशल मीडिया पे बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि फ़ौजी जर्नल्स को, ये जर्नल्स तो नहीं उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि फ़ौजियों को ये बहुत बुरा लगा है, जाहिर है आला अहदेदारों को, कि आप ISI के अंदर तब्दीलियों के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा अब जिसने बात की तो उसके ऊपर फिर पर्चे होंगे और उसको अंदर कर दिया जाएगा। कल 3 इडियट्स थे और आज ये गजरे बेचने वाला, ऐसे बड़े, आपको पता है ना, सॉफ्ट उजले उजले बच्चे मुन्ने मुनीब की तरह के ख़ास इलाकों के अंदर। अब आप ऐसी इमेजिनेशन किसी और ख़ास इलाकों की तरफ ना ले जाए, मतलब जैसे DHA है, लिबर्टी है, ऐसे ख़ास इलाकों की बात कर रहा हूँ। वहाँ गजरे बेच रहे होते हैं। मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं नौजवान 18-20 साल के, लेकिन बहुत माशाल्लाह खूबरू होते हैं। और पुराने लाहौर के अंदर भी ऐसे ही दोस्त जो हैं वो गजरे बेचा करते थे, मोतिये के, बहुत ही खूबसूरत, और साथ शेर भी सुनाते थे, 2 पान भी उन्होंने साथ रखे होते थे। फिर आपको अगर किसी अच्छी जगह का एड्रेस चाहिए होता था वो भी उनके पास होता था, उन्हें वहाँ से भी कमीशन मिलता था। मैं हैरान हूँ अपने जर्नल्स के कि आप कोई जावेद चौधरी जैसे बंदे से ऐसा ट्वीट करवाएं, खरनाट किस्म के बंदे से, कि लोग डरें भी। इतने मासूम बच्चों से आप इस तरह के ट्वीट करवाते हैं कि अगर आपने डिस्कशन की इसके ऊपर तो हम आपके ऊपर पर्चे देंगे। मतलब कल वो 3 इडियट्स बैठे थे, वो कह रहे थे कि फॉरेन पॉलिसी पर कोई डिस्कशन की तो आपको अंदर डाल देना है। अब ये आ गए, ये कह रहे हैं कि अगर आपने फौजी तैनातियों के ऊपर बात की तो आपको अंदर डाल देना है। पाकिस्तानियों ने तुसी जेल ही बनाया हुआ है, तुसी पाकिस्तान को, सारे पाकिस्तान को आप लोगों ने जेल तो बना दिया हुआ है, अब किधर और किधर अंदर डालना पाकिस्तानियों को आपने। मतलब एक तो शर्म नहीं आती, बिल्कुल ही हमारी जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ही बेशर्मी की तरफ चली गई है कि सांस तक नहीं लेने देना लोगों को, और धमकियां देखे पर किन से दिलवाते हैं, बंदे का हंसा निकल जाता है उनकी शक्ल देख के। आगे चलते हैं जी। मेजर डेवलपमेंट अगली, जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं सांचेस, वो जो उन्होंने एक बड़ा बोल्ड फैसला किया, और बोल्ड फैसला ये किया है कि उन्होंने इसराइल से जो स्पेनिश एम्बेसडर थे उनको वापस बुला लिया है। और ये बहुत ही मेजर फैसला है, मैं ये कहूँगा। इससे पहले वो वाहिद यूरोपियन प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये कहा था कि सदर ट्रंप की जो जंग है वो गैर कानूनी है, इंटरनेशनल लॉज के ख़िलाफ़ है और हमने उसको ज्वाइन नहीं करना। उसके बाद और भी लोगों ने बयानात दिए थे, लेकिन वो बारिश का पहला कतरा थे। अब इसमें भी वो बारिश का पहला कतरा है। उन्होंने इस्तदलाल ये रखा था कि इराक जंग में हमें इस्तेमाल किया गया था और हमें ये सब कुछ बताया गया था, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और ये वो फलां, वो सब झूठ निकला था और हम इस्तेमाल हुए थे, अब हमने इस्तेमाल नहीं होना।
फिर उन्होंने ये भी चंद दिन पहले एक तकरीर की कि कहा जाता है कि स्पेन अकेला है। उन्होंने कहा कि हम अकेले हैं या नहीं हैं, लेकिन हम असूल पर खड़े हैं और मैं किसी सूरत इस गैर कानूनी जंग में शामिल नहीं हूँगा। तो ये उनकी एक मेजर, मैं ये कहूँगा कि उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव है, इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और अब कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी भी स्टेटमेंट आ गई है। उन्होंने कहा कि किसी सूरत इस गैर कानूनी जंग में हम नहीं जाएंगे और ये कभी भी नहीं होगा कि हम इस जंग में जाएं। उसके साथ ही साथ जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, हालांकि उनको बहुत ही करीब समझा जाता है सदर ट्रंप के, लेकिन उन्होंने भी जो 165 बच्चियां, जो अब बीबीसी और सीएनएन दोनों ने कह दिया कि अमेरिका के मिसाइल से वो बच्चियां शहीद हुई, उन्होंने उसकी मजम्मत की है और कहा है कि शहीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये बहुत ही मुस्बत डेवलपमेंट है इस हिसाब से कि कम से कम लोग बोलना शुरू हुए हैं। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट्स है। अब आगे चलते हैं। आगे जो ईरान है, उन्होंने एक तो आपको पता ही है कि जो आबनाए हरमज़ है उसके अंदर उन्होंने तबाहकुन काम कर दिया है कि वो जो माइंस उन्होंने लगा दी हैं, वो तो आपको पता ही है, नेवल माइंस उन्होंने लगा दी हैं। और कहा जा रहा है कि अभी 15-20% कोई माइंस लगाई हैं या चंद सैकड़ों में माइंस लगाई हैं। लेकिन अमरीकी इंटेलिजेंस सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ईरान के पास हज़ारों ऐसी माइंस हैं जो स्टॉक में हैं, जिसको वो लगा सकते हैं या हो सकता है लगा चुके हों। 20% ऑयल वहाँ से गुजरता है। और पिछले आपको पता ही है कि सदर ट्रंप ने ऐलान फरमाया था कि हम अपनी नेवी को लगाएंगे जो एस्कॉर्ट करेगी। फिर यूएस नेवी ने कह दिया कि हम एस्कॉर्ट नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान ने अपनी नेवी उतारी है वहाँ। वो भी आपके सामने कल डेली मेल की खबर रखी थी हमने। और वहाँ पर अब जो पिछली रात गुजरी है, इसमें 3 जहाज़, पहले एक जहाज़ को हिट किया गया, 2 और जहाज़ों के बारे में खबर आ रही है जो बहरी जहाज़ हैं, जो टैंकर्स हैं, उनको हिट किया गया। तो जो थोड़े बहुत जहाज़ वहाँ चल रहे थे ना, चाइना के जहाज़ों के अलावा जो बाकी मुल्कों के, वो अब बिल्कुल साकत हो गए हैं ट्रंप की हलाशेरी के ऊपर। जब ट्रंप ने इनकरेज किया लोगों को कि आप चलाएं वहाँ पर अपने टैंकर्स जो हैं, तो कुछ ना कुछ मूवमेंट हुई। लेकिन 3 टैंकर्स जो हैं वो हिट हुए। अमला बच गया है, लेकिन वो जाहिर है उनको आग शाग लगी टैंकर्स को। तो अब वहाँ पर जो थोड़ी बहुत ट्रैफिक चल रही थी वो भी जैम हो गई है। तो ये एक ख़तरनाक डेवलपमेंट हुई है। फिर ईरान ने जो पिछली रात गुजरी है उसमें मेजर स्ट्राइक्स की हैं उनके रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने, कतर में, कुवैत में, इराक में। और उन्होंने कहा है कि अभी तक का ये लार्जेस्ट अटैक है, ईरान कहता है हमारा। क्योंकि अब उन्होंने, जब से नए उनके सुप्रीम लीडर आए हैं, उन्होंने अब 1 टन से नीचे वाले जो हैं वो बम मारने जो हैं वो बंद कर दिए हैं। वो वॉरहेड्स 1 टन से नीचे वाले छोड़ने बंद कर दिए हैं। इंडियन जर्नलिस्ट जो इस वक्त इसराइल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी मैं रिपोर्टिंग देख रहा था कि एक साइट वो दिखा रहे थे इसराइल में जहां जाकर ईरानी मिसाइल लगा, और वो बता रहे हैं कि जो बंकर बनाया हुआ था ना नीचे महफूज, उसको भी उड़ा दिया उस मिसाइल ने, क्योंकि 500 किलोग्राम उसके अंदर बारूद था उस मिसाइल के अंदर। तो अब ज़रा ईरान ने मामला एस्केलेट कर दिया है, मतलब उठा के रख दिया है। हैवी किस्म के मिसाइल इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं। और दूसरा, जो उनके आगे से रोकने वाले मिसाइल हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, वो भी काफ़ी हद तक उनके पास ज़ख़ीरा तकरीबन डिप्लीट हो गया है, ख़त्म हो गया या ख़त्म के करीब है। इस वजह से उनकी एक्यूरेसी भी अब उतनी नहीं है। अब ईरान के मिसाइल ज़्यादा तवातर से पहुँच रहे हैं। उसके बाद ईरान के जो मिसाइल हैं वो एक इसराइली एयरपोर्ट पर, मेजर एयरपोर्ट पर भी पहुँचे। उसका नाम गालबन गुरियों है एयरपोर्ट का, और उसके ऊपर रनवे भी तबाह हुआ और एयरपोर्ट की सारी बिल्डिंग को भी शदीद नुकसान पहुंचा, इसराइली एयरपोर्ट को। ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है वहाँ पर। फिर दुबई एयरपोर्ट, उसके ऊपर 2 ड्रोन्स मारे गए हैं आज, मतलब बुध वाले दिन। आपको हमने पिछले व्लॉग में एक वीडियो दिखाई थी, दोबारा रख देते हैं स्क्रीन पर, जिसमें बड़ी तादाद में लोग दुबई से निकलने की कोशिश कर रहे थे। वो इटसेल्फ एक बड़ी, आप ये कहिए कि अफसोसनाक वीडियो थी कि इतनी ज़्यादा तादाद में लोग दुबई छोड़ रहे हैं, क्योंकि दुबई सुनसान हुआ है पहले ही, और इतनी ज़्यादा तादाद में लोग निकल रहे हैं। तो एन उस वक्त जब थोड़ा बहुत एयरपोर्ट चलना शुरू हुआ था, तो इन्होंने 2 और ड्रोन्स वहाँ मारे हैं। अब पता चला है कि एयरपोर्ट मुकम्मल फ़िलहाल बंद हो गया है। अब आगे क्या होता है वो अगली बात है। उसके साथ ही 600 मिलियन, फाइनेंशियल टाइम्स की आज की स्टोरी है। फाइनेंशियल टाइम्स कहता है कि $600 मिलियन का अभी तक पहले ही ये जो गल्फ कंट्रीज़ है इनमें टूरिज़्म को नुकसान हो चुका है। आपको पता है कि यहाँ पर तो 2 ही काम है ना, या तेल है या टूरिज़्म है, और टूरिज़्म की वजह से ही फिर वहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सब कुछ है। तो उन्होंने उसी सारे सिस्टम को हिट किया। अब एयरलाइंस बंद हैं और लोग यहाँ से फ्ली करके, जिनको फ़्लाइट्स मिल गई, वरना लोग गाड़ियों में बैठ के जिस एयरपोर्ट पर पहुँच सके वहाँ से निकल गए। तो होटल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, मॉल्स बंद हैं, या खुली हैं तो वहाँ पर लोग नहीं हैं। तो $600 मिलियन का फाइनेंशियल टाइम्स का तखमीना है कि आज के दिन तक
जो टूरिज्म सेक्टर है उसे $600 मिलियन का नुकसान अभी तक हो चुका है। ये भी बहुत सारे होटल्स और दूसरे लोग जो हैं वो दिवालिया होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हुआ है। उसके बाद बहरेन से एक हाई राइज बिल्डिंग, उसके सामने, अब क्योंकि वहाँ से वीडियोस कम आ रही हैं इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको स्क्रीन पर आपको दिखाएं। ये एक बहरेन का अपना लोकल मीडिया है जो दिखा रहा है कि कितनी ज़्यादा तबाही वहाँ पर मची है, जो बहरेन की हाई राइज बिल्डिंग्स को ईरानी ड्रोन्स या मिसाइल जो हैं वो हिट कर रहे हैं। आगे चलते हैं जी। ईरान का जो एक सूबा है फार्स, उसमें जो फार्स सूबा है उसके अंदर अटैक हुआ है जिसमें 20 सिविलियन मारे गए। मतलब सिविलियन मकामात के ऊपर भी इसराइल इस वक्त अटैक कर रहा है। इसराइल भी नहीं देख रहा कि उसने सिविलियंस को हिट करना है या नहीं, और अब ईरान भी उसी तरह के जवाब मिडल ईस्ट के अंदर आने वाले दिनों में देना चाहता है। उन्होंने अभी ऐलान किया। ऐलान उन्होंने कब किया है? ईरान के जो बैंक्स हैं उनमें एक से ज़्यादा बैंक्स को इसराइल ने हिट किया। जैसे ही ईरान के बैंक्स को हिट किया तो ईरान ने उसी वक्त ऐलान किया कि क्योंकि अब अमेरिका और इसराइल ने हमारे बैंकिंग सिस्टम को हिट किया है, जैसे याद कीजिए पहले उनकी ऑयल डिपो को, ऑयल रिफाइनरी को हिट किया था, तो उन्होंने वापस फिर ऑयल की जो उधर इंस्टॉलेशन थी उनको हिट किया था। अब ईरान ने यह ऐलान किया है कि क्योंकि हमारे बैंक्स को टारगेट किया गया, तो जितने भी अमेरिका या इसराइल से रिलेटेड बैंक्स हैं, वो भले दुबई में हैं, भले कतर में हैं, भले कहीं भी हैं, उन्होंने यहां पर रहने वाले शहरियों को कहा है इन मुल्कों में कि उस बैंक के 1 किलोमीटर के अंदर मत रहें, क्योंकि हमने अब उन बैंकों को टारगेट करना है, उन पर मिसाइल और ड्रोन मारने हैं। तो इसलिए आप अगर उस बैंक या उस इंस्टीट्यूशन के 1 किलोमीटर के इर्द गिर्द है ना, तो उससे अपने आप को बचा लें, क्योंकि फिर ना कहिएगा आपका नुकसान हुआ क्योंकि हमारे मिसाइल आ रहे हैं। मतलब अब ये एस्केलेशन मजीद हो गई है कि इसमें और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हो गए। तेल तो पहले ही शामिल था, टूरिज्म पहले ही शामिल था, एयरलाइंस पहले ही शामिल थी, वो तो सब कुछ चोक हुआ हुआ है, बंद हुआ हुआ है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रह गए, उसको भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हम टारगेट करेंगे। उसके साथ ही साथ जब उनके सिविलियन सिस्टम के ऊपर ये अभी 20 सिविलियन और वहाँ पर शहीद हुए, तो उन्होंने कहा है कि अब जितनी भी अमेरिकी कंपनीज हैं, जैसे अमेजॉन पर तो वो पहले ही उनके डाटा सेंटर के ऊपर अटैक कर चुके हैं, अब वो कह रहे हैं कि जितनी और अमेरिकी टेक कंपनीज हैं उन पर भी हमने अटैक करना, मिसाइल मारना है। उसके भी इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अपना रास्ता बना लें, उन्होंने जो करना है वो भी मतलब अपना बंदोबस्त कर लें। ये ना हो कि बाद में हम पर एतराज़ करें कि सिविलियन जो है वो वहाँ पर मारे गए हैं। अच्छा, यूएस के अंदर सेनेटर हैं जो ये कहा है कि मैंने अपने गालिबन 15-20 साल का जो उनका एज अ सेनेटर करियर है, उस करियर के अंदर वो कहते हैं कि मैंने कभी गुस्से में कोई हेयरिंग नहीं छोड़ी, कोई ब्रीफिंग नहीं छोड़ी सेनेट के अंदर। वो गुस्से से ब्रीफिंग छोड़ के बाहर आ गए जो सदर ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें ब्रीफ कर रही थी। सेनेटर रिचर्ड कह रहे हैं कि वजह मेरे छोड़ने की ये है कि अमेरिका के पास कोई प्लान नहीं है, हमारी फ़ौज इन्होंने वहाँ फंसा दी है। वो कह रहे हैं कि अब ये बूट्स ऑन ग्राउंड करना चाहते हैं। मतलब उन्होंने कहा कि जो हमें ब्रीफिंग मिली उसमें से मुझे तासर ये मिला है कि अमेरिका अब बूट्स ऑन ग्राउंड चाहता है ईरान में, और उन्होंने कहा है कि इनके पास कोई प्लान नहीं है, ये वहाँ पर हमारे जो लोग हैं उनको फंसा देंगे, क्योंकि रशिया और चाइना ईरान की मदद कर रहा है और हमारे फौजी वहाँ मारे जाएंगे, और ये जुल्म है हमारे फौजियों के साथ जो ये कर रहे हैं। गुस्से से वो ब्रीफिंग जो थी उसको छोड़ के निकल गए। उसके साथ ही जो सेनेटर क्रिस मर्फी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि हम ये जो ईरान के साथ जंग कर रहे हैं ये हमारा फैसला नहीं है, ये इसराइल ने हमसे करवाया ज़बरदस्ती। मतलब हम अपनी अकल के साथ नहीं गए वहाँ, हमारा इसमें फ़ायदा नहीं है, हमारा नुकसान है, ये इसराइल की वजह से हम वहाँ गए हैं, इसराइल ने हमें फंसा दिया है। ये क्रिस मर्फी जो हैं वो पहले से ही आपको पता है, सेनेटर क्रिस मर्फी तो बहुत खुल के इस जंग के खिलाफ हैं। तकरीबन उनकी रोज़ ही स्टेटमेंट हम आपके सामने रखते हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अच्छा, जो फॉर्मर एक प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, नाम है उनका नेफ्तली बेनेट, उनका एक बयान आया है कि ईरान से निपटने के बाद अगला काम जो है वो तुर्की से निपटना है। वो इसराइल की तरफ से बता रहे हैं या अपना तजिया दे रहे हैं या इसराइल की तरफ से बता रहे हैं कि अगला इलाज जो है वो तुर्की का करना है। अब आप खुद ही समझ लीजिए कि इसका मतलब है उन्होंने लिस्ट बना रखी है। वो कहते हैं कि अगर ईरान को जब हमने तबाह कर लिया तो फिर अर्दगान से और तुर्की से ख़तरा है कि ये ना फिर रह जाएं, मतलब कि इनका भी कला कमा वक्त के ऊपर कर दें तो तभी अच्छा है। अच्छा जी, अब आखिरी खबर आपके सामने रख दें। खबरें वैसे काफ़ी सारी और भी थी लेकिन उनको स्किप किया मैंने, और ये आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा व्लॉग। और वो खबर है शमाइल हुसैन, उन्होंने पहला मैच खेला पाकिस्तान की तरफ से और 4 स्कोर बनाकर 7 गेंदों पर वो आउट हो गए। अब चलें, बहुत सारे प्लेयर अपना डेब्यू करते हैं तो हो जाते हैं आउट, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है क्योंकि ये साहबजादे हैं माजी के मारूफ और मौजूदा वक्त के
बदनाम ज़माना जो टीवी एंकर तलत हुसैन है। अब मैं बदनाम ज़माना क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने, हालांकि उनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, हम सभी उनका एहतराम करते थे, लेकिन उन्होंने इद्दत केस के ऊपर जो बुशरा बीबी के ऊपर फ़िक्रे कसे, वो ऐसे ही फ़िक्रे थे जो कोई लुच्चा लफंगा कसेगा, मतलब बहुत ही घटिया किस्म के रकीक हमले। इमरान खान के ऊपर, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर, पिछले दिनों अलीमा खानम के ऊपर बहुत ही घटिया किस्म की तनकीद कर रहे थे। तो उन्होंने जो इमरान खान के बुक्स में और जर्नल्स को सर्व करने में जिस लेवल पर वो चले गए, उसकी वजह से अवाम में ज़ाहिर है उनके खिलाफ गमो गुस्सा है। और फिर इनके बेटे को जब खिलाया गया है तो 4 ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इनके बेटे से बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। ये लोगों का तासर है, लोगों का तज्जिया है। सबसे पहले साइम अयूब, और वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं और कराची से बिलोंग करते हैं। PSL के थ्रू उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इस्टेब्लिश किया और T20 में ऑलराउंडर के तौर पर नंबर 1 आए 2025 के अंदर। 360 डिग्री पर स्ट्रोक्स प्ले करते हैं और बहुत ही ज़्यादा सबके मनपसंद हैं साइम अयूब, उनको ड्रॉप किया गया। अब्बास अफरीदी राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, पेशावर से हैं। ये उमर गुल के भतीजे हैं या भांजे हैं, और इन्होंने, ये लीडिंग विकेट टेकर हैं PSL 2023 के। 23 विकेटें इन्होंने ली थी तब, और इनको भी फारिग किया गया, ड्रॉप किया गया, इनको शामिल नहीं किया गया। फिर आमिर जमाल ऑलराउंडर हैं मियांवाली से, और ये ऑनलाइन टैक्सी चलाते थे और वहीं से अपनी क्रिकेट को सपोर्ट करते थे। इन्होंने अपने पहले ही टेस्ट में जो इनको खिलाया गया था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, इन्होंने